हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता को। सबसे पहले हमने देखा था पाषाण काल, पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, फिर हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर हम आए थे वैदिक सभ्यता पे। पिछली क्लासेस में हमने वैदिक सभ्यता को पूरा पढ़ लिया है। वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक सभ्यता को पूरा पढ़ा है। 1500 से 1000 का टाइम हमने ऋग्वेद को देखा था कि किस 10 मंडल, उसके 1028 सूक्त, और उसमें जो जो भी बातें लिखी हुई है उसके 10 मंडल। उसमें यह भी बताया था कि दूसरा 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल है, और पहला और दूसरा जो मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया है। 10वें मंडल में ही वर्ण व्यवस्था का पहला हमें साक्ष्य मिलता है। उसमें लिखा है 10वें मंडल ऋग्वेद में कि एक प्रजा विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, और भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य, और पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। साथ ही 9वें मंडल में शायद एक बात और हमें ये मिलती है देखने को कि उसमें लिखा है कि एक जो ऋषि है वो कवि है, उसकी माता आटा पीसती है और उसके पिता डॉक्टर हैं। इसका मतलब ये है कि वर्ण व्यवस्था तो ऋग्वेद में थी, लेकिन वो जन्म आधारित नहीं थी। काम आप जैसा करोगे वैसा आपका वर्ण हो जाएगा, वैसा आपका जाति हो जाएगी। ये ऋग्वेद में था। ऋग्वेद में दशराग युद्ध हमने देखा था। दशराग युद्ध के बाद हम आए थे कि स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो स्त्रियों की दशा काफी उन्नत थी। यहाँ पे इन्हें पढ़ने का अधिकार था। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला जैसी कई महिलाएं विदुषी यहाँ पे मिली हुई हैं। इनको संपत्ति में अधिकार था। अमाजु शब्द जो दिया है कि जो स्त्रियां आजीवन अविवाहित रहती है उन्हें अमाजु कहा जाता है, वो सब भी हमने देख लिया था। जिस स्त्री का कोई भाई ना हो उसे भी संपत्ति में पूरा अधिकार था। साथ ही इसमें अंतरजातीय विवाह, बहु विवाह, बहुपत्नी विवाह, नियोग प्रथा, ये सारी स्वतंत्रताएं महिलाओं को दे के रखी थी। महिलाएं अपना वर चुनने का अधिकार था। जब वो पर्दा प्रथा, जो घूंघट प्रथा होती है, इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। सती प्रथा कुछ नहीं था। मतलब स्त्रियों की दशा काफी उन्नत थी। स्त्रियां काफी अच्छे से रहती थी। ऋग्वेदिक काल में हमने देखा था पहले में, क्योंकि यहाँ पे अभी तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इस समय तक इनका मेन आधार था वो पशुपालन था। पशुओं को पालते थे, इनका मुख्य व्यवसाय। बाद में आगे हमें कुछ और साक्ष्य मिलेंगे उत्तर वैदिक काल में, और कृषि इनका मुख्य आधार होगा। इस समय पे हमने साथ में इनका भोजन देखा था कि ये भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते थे। गाय इनका प्रिय पशु था। गायों के लिए युद्ध छिड़ जाता था। जो राजा था अभी कोई सेना नहीं रखता था। सेना मात्र जो गांव थे उनसे महिलाएं और पुरुष दोनों ही सेना में टेम्परेरी रूप से आते थे और युद्ध लड़के चले जाते थे। ये पूरा विस्तृत हमने उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल में देखा है। आज उत्तर वैदिक का टाइम है। उत्तर वैदिक काल को हमने पढ़ना चालू किया था। 1000 से 600 बीसी तक इसका समय है। जिस प्रकार से ऋग्वेदिक काल में अकेला एकमात्र ऋग्वेद साक्ष्य है, उत्तर वैदिक काल में हमारे पास यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तीनों साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, स्मृति ग्रंथ, ये सभी उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। ये सभी साहित्यिक स्रोत उत्तर वैदिक काल के हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं कि इनका भौगोलिक विस्तार किस प्रकार से था। तो अथर्ववेद में त्रिकुट पर्वत का नाम आया है। सतपथ ब्राह्मण में बिहार नाम का उल्लेख है, और गंगा, यमुना ये सभी आर्यों का प्रमुख स्थल हो चुका था। मतलब जो पहले का ऋग्वेदिक काल का जो आर्य था वो ऊपर नॉर्थ में काफी ज्यादा रहता था। उत्तर वैदिक काल होते होते तक ये गंगा यमुना के दोआब तक इनका निवास स्थल हो चुका था। भौगोलिक विस्तार के बाद हम आगे बढ़े थे। हमने देखा था आर्थिक स्थिति। तो लोहे का आविष्कार होगा 1000 बीसी या ईसा पूर्व में। आज से लगभग 3000 साल पहले उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से पहली बार लोहे का साक्ष्य मिलेगा। और लोहे के साक्ष्य मिलने के कारण पूरी दशा और दिशा पूरी ही बदल जाएगी उत्तर वैदिक आर्यों की। इससे सबसे मेन है लोहे का हल बनने लगा था। इससे पहले क्या था, लकड़ी का हल बनता था। उससे मिट्टी की गहरी जुताई नहीं होती थी, इस कारण से फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होता था। जब लोहे का आविष्कार हो गया, लोहे के हल बनने लगे, तो कृषि इनका मुख्य व्यवसाय हो जाएगा। कृषि में सुधार होगा। ऋग्वेदिक काल के आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। लोहे के आविष्कार, लोहे के हल के कारण इनका मुख्य व्यवसाय कृषि हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा था कि इसी से व्यक्तिगत, लोहे के आविष्कार से ही व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा आएगी। लोहे के कारण लड़ाई चालू हो जाएगी। स्थायित्व आने लगेगा समाज में। जनसंख्या बढ़ने लगेगी। नए व्यवसाय का जन्म होगा, और अर्ध नगरीकरण की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ये सारी विशेषताएं हैं हमारी उत्तर वैदिक काल की। अर्ध नगरीकरण मतलब ना तो पूरा शहर, ना ही पूरा गांव। जब लोहा आता है, जनसंख्या बढ़ेगी, सब लोग एक साथ रहेंगे, सामूहिक रूप से रहने लगेंगे, तो शायद गांवों का विकास होगा, गांव बड़े होंगे, और गांव वो ही आधे शहरी या अर्ध शहरी का रूप ले लेंगे। आगे हम बढ़े थे इसी में,
कृषि की बात कर लिया जाए तो कृषि इनका मुख्य आधार बन चुका था। पृथुवेन्यू हल एवं कृषि का आविष्कार इन्हें माना गया है। लोहे का हल इस बार आ गया था, लोहे के हल के कारण ही मुख्य आधार बना था। कठोप उपनिषद, जब हम उपनिषद पढ़ेंगे उसमें एक उपनिषद का नाम है कठोप उपनिषद। उसमें लिखा गया है कि 24 बैल एक साथ खेती करते हैं, एक साथ खेतों की जुताई करते हैं। ये कई बार पूछा गया है, तो ये कठोप उपनिषद में हमें मिलता है। अथर्ववेद में हमें ये भी देखने को मिलता है कि वर्षा कराने के लिए, खेती बढ़ाने के लिए कई बार मंत्रों का उल्लेख किया जाता था, हवन किए जाते थे वर्षा हेतु। इन सब का उल्लेख हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। तो हमने कठोप उपनिषद, अथर्ववेद, ये सब उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य हैं, वो सब देख लिया। विनिमय प्रणाली या मुद्रा प्रणाली की बात करें तो इस समय भी ऋग्वैदिक काल की तरह गाय एवं निष्क के माध्यम से ही या अनाज के माध्यम से सामान एक्सचेंज किया जाता था। अभी तक पैसे वगैरह या मुद्रा जो आज चलती है ये नहीं चली थी। जो निष्क है ये गले में पहनने का सोने का आभूषण था और गाय इनकी सर्वाधिक प्रिय पशु था। अनाज बेच के ही अपनी बार्टर सिस्टम के रूप में एक दूसरे से सामान का समाज आदान प्रदान करते थे। राजनीतिक स्थिति की बात की जाए तो सबसे मेन लोहा ही है। लोहा से हमने समझा था, लोहा के बाद लोहा आएगा तो व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा आ जाएगी। लोग एक जगह रहेंगे, एक जगह रहने के बाद ये खेत मेरा है, मैं ही इसकी खेती करूंगा, ये सारा काम होने लगेगा। इससे ही कृषि बढ़ जाएगी, कृषि से अनाज बढ़ने लगेगा, अनाज बढ़ेगा तो चोरी, लूट, डकैती ये सब होने लगेगा। व्यक्तिगत संपत्ति, अच्छी जमीन के लिए लड़ाई चालू होगी। तो संघर्ष पहली बार चालू होगा दो लोगों में। जब लड़ाई होती है तो लड़ाई के बाद ही हमें पुलिस की, आर्मी की जरूरत लगती है। तो सुरक्षा की सबको आवश्यकता लगने लगेगी। सुरक्षा के लिए लोग या समाज या प्रजा राजा पे डिपेंडेंट होने लगेंगे और राजा फिर सेना, पहली बार सेना या अस्थायी सेना रखना प्रारंभ करेगा उत्तर वैदिक काल में। जब वो सेना रखेगा तो सेना के लिए उसको इनडायरेक्टली टैक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि सेना या खर्चे राजा के आसानी से नहीं चल सकते। तो टैक्स लेगा वो। टैक्स किससे लेगा? पहली बार अनाज या जो कृषि उत्पादन करते हैं उनसे टैक्स लेना चालू करेगा और युद्धों का जन्म जन्म भी इसी काल में होने लगेगा। पहले हमने ऋग्वेद में देखा था कि परिवार, ग्राम, विष और जन, चार इकाई देखी थी हमने कि समाज की इकाई किस प्रकार से है। यहाँ पे एक और विस्तृत आगे बढ़ेगा। जनपद, सबसे छोटा परिवार था, फिर विष और जन, तो जन से और बड़ा जनपद आएगा। जनपद इस काल में आ जाता है और उसके बाद आगे हम देखेंगे महाजनपद। उसी में हम 16 महाजनपद, मगध वगैरह पढ़ेंगे। अभी जनपद तक आ चुके हैं। पहली बार राजा टैक्स वसूलना प्रारंभ करेगा, राजा अस्थायी सेना रखेगा और युद्धों का जन्म हो जाएगा। सेना अभी भी परमानेंट नहीं है, लेकिन सेना रखना चालू कर दिया। इसके पहले सेना नहीं थी, महिलाएं पुरुष दोनों ही टेम्परेरी रूप से, युद्ध होता था तो लड़ने जाते थे और वापस आ जाते थे। राजा की स्थिति कैसी थी? तो इसके पहले हमने देखा कि राजा एक नॉर्मल इंसान बनता था। पहले तो वंशानुगत भी नहीं था, फिर धीरे धीरे वंशानुगत हुआ था। कोई भी एक राजा बन जाता था, वो छोटे मोटे लड़ाई वगैरह की सॉल्यूशन करता था, समझौता करवा देता था। लेकिन अब इस समय पे क्या है कि उत्तर वैदिक काल में चूंकि टैक्स लेने लगा है, तो टैक्स के कारण राजा के पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो राजा का पद धीरे धीरे वंशानुगत हो जाएगा। राजा ये सोचेगा कि जब मेरे पास मैं इतने अच्छे से रह रहा हूँ, पूरे सब लोग मेरी बात मान रहे हैं, तो क्यों ना मेरे बाद मेरे बेटे की बात माने। धीरे धीरे ये पद वंशानुगत हो जाएगा। राजा भय दिखाएगा सबको कि देखो राजा ऐसा होता है। इसी कारण से दिखावटी मान मर्यादा प्रारंभ करवा देगा। जब दिखावटी मान मर्यादा प्रारंभ होगी तो राज्यभिषेक चालू हो जाएगा। राज्यभिषेक की शुरुआत होगी। राज्यभिषेक में कई प्रकार के, कई नदियों के जल लेके आएंगे, 17 प्रकार की नदियों के जल, और कुछ सोने के पात्र लाएंगे, उसमें छेद किए जाएंगे। उन 17 प्रकार के जलों से, दूध से, घी से, शहद से राजा को नहलाया जाएगा सभी के सामने। उसका राज्यभिषेक होगा, सभी लोग आएंगे, सामूहिक भोजन होगा। ये सारा काम इस समय चालू कर दिया था राजा ने उत्तर वैदिक काल में। राजा कई प्रकार की उपाधियां धारण करता था, ये मैंने आपको बताया था। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, विराट, भोज, स्वराज और सम्राट। ये दिशा वाइज जिस दिशा में विजय करता था उस दिशा में ये उपाधियां धारण कर लेता था राजा। हम आगे बढ़े थे। आगे बढ़ के हमने देखा था राजनीतिक संस्थाएं, कि जिस प्रकार से आज हमारी लोकसभा, राज्यसभा है, इस समय भी कुछ था क्या? तो हाँ था। ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति और विधत तीनों थी। विधत विश्व की प्राचीनतम राजनीतिक संस्था है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में, इस काल में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सभा और समिति, केवल दो ही राजनीतिक संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। अथर्ववेद में यह लिखा हुआ है कि सभा एवं समिति प्रजापति की दो प्रिय पुत्रियां हैं। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा है, अथर्ववेद में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे बढ़े हम। आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि रत्नी,
रत्नी क्या होता है कि जिस प्रकार से आज हमारे मंत्री परिषद होते हैं, राजा की जो सहायता करते हैं, सबका अलग अलग विभाग होता है, उसी प्रकार से पहले के जो उच्च अधिकारी थे उनको रत्नी बोला जाता था। तो ऋग्वेद काल में 12 रत्नी का उल्लेख मिलता है। 12 रत्नी हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है उनका नाम है पुरोहित। पुरोहित क्या थे? तो ये राजा का प्रमुख परामर्शदाता था। सेनानी सेनापति का काम करता था। महेशी, अब महेशी ये होती थी कि जो राजा है उसकी कई पत्नियां होती थी, कई पत्नियों में से जो उसकी सबसे प्रिय पत्नी है उस पत्नी को महेशी का पद देके रत्नी बनाया जाता था। एक नाम हम पढ़ेंगे भागदूत का। भागदूत क्या था? भागदूत एक अधिकारी था जो टैक्स वगैरह कलेक्शन करने लगे थे, तो टैक्स जो कलेक्ट करता था जनता से, उसको बोला गया है भागदूत। भागदूत के बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद एक अधिकारी का नाम आता है पालागल। पालागल पहले मोबाइल टीवी वगैरह कुछ थे नहीं, तो ये राजा का मित्र भी था और राजा का मनोरंजन करवाने के नए नए साधन लेके आता था, उसे ही बोला गया है पालागल। गोवीकर्ता, गोवीकर्ता चूंकि गाय या जंगल, गाय महत्वपूर्ण थे, इसके लिए एक डेडिकेटेड अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, उसका नाम है गोवीकर्ता। अस्रवाय या अक्षवाय है राजा। पहले जुआ खेलने को गलत नहीं माना जाता था, जुआ खेलते थे तो जुआ खेलने वाले अधिकारी को ही अक्षवाई कहा जाता था। ये हमने रत्नियों के नाम कुछ देखे। इन रत्नियों में आप सभी को ये नाम याद करते चलना है कि किसको क्या बोला जाता था, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे हम बढ़े, इसी में समाज क्या था? तो समाज में हमने ये देखा था, ये तो पहले की बात है कि पाषाण काल वगैरह ये पहले है, लेकिन यहाँ पे समाज में उपनयन संस्कार का जन्म हो जाएगा, गोत्र व्यवस्था आने लगेगी, आश्रम व्यवस्था आने लगेगी। ये सब उत्तर वैदिक काल में हमें पढ़ना है। और वर्ण व्यवस्था की यदि बात करें तो उस समय पे ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इस समय पे धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण करेगी और इसके अंतिम समय तक जाते जाते पहले वर्ण व्यवस्था काम के आधार पर डिपेंड करता था कि जो जैसा काम करेगा वैसा उसका वर्ण रहेगा, लेकिन इसमें ये हटके कर्म और व्यवसाय की जगह नहीं, कर्म आप कुछ भी करो लेकिन जन्म के आधारित वर्ण व्यवस्था हो जाएगी। जो ब्राह्मण है धीरे धीरे उनका बेटा ही ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, छत्री छत्री छत्री, वैश्य वैश्य, ये धीरे धीरे कर्म से कोई मतलब नहीं है, जन्म आधारित इस समय पे हमारी वर्ण व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, ये हमने देखा है। थोड़ा सा ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल बचा हुआ है। कल की क्लास में उत्तर वैदिक काल पूरा प्रारंभ खत्म करेंगे और खत्म करने के बाद हम आएंगे सूत्र काल पे कि किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति में और गिरावट आई, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, मनुस्मृति में क्या क्या लिखा गया है, ये सब कल की क्लास में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।